सभी बच्चों को नमस्ते। आज की इस क्लास में हम व्याकरण शुरू करने वाले हैं। व्याकरण में हमारा पहला अध्याय है संधि। संधि शब्द का मतलब होता है जोड़ना। गणित की तरह हिंदी व्याकरण में भी संधि में जोड़ ही होता है। गणित में संख्याएं जुड़ती है तो फिर उनका जोड़ कुछ और आता है। ठीक ऐसे ही यहाँ पर स्वर, व्यंजन और विसर्ग जब किसी समान स्वर में, समान व्यंजन में जुड़ते हैं तब वहाँ पर भी एक नया रूप बनता है, जिसको व्याकरण की भाषा में कहते हैं विकार आना। विकार यानी बदलाव आना, और जब बदलाव आता है तो ये संधि कहलाता है। और संधि के जो सारे नियम हमने हिंदी में स्वीकार किए हैं वो संस्कृत व्याकरण के नियम हैं, और हिंदी में जितने भी संस्कृत से प्राप्त तत्सम शब्द है उन पर ही ये नियम लागू होते हैं। कहीं कहीं पर जहाँ अपवाद होगा इन नियमों का, वो हम बीच बीच में उसका जिक्र भी करते चलेंगे। तो आज हम संधि के इस अध्याय में संधि के भेदों के बारे में जानते हैं। जैसे हमारी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं, तो यहाँ संधि में भी एक भेद है, स्वर संधि, और दूसरा भेद है व्यंजन संधि। तीसरा भेद भी है, इसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग का भेद वर्णमाला में नहीं है। वर्णमाला में हम स्वरों के साथ जो अंग और अह दो अतिरिक्त वर्ण पढ़ते हैं, अंग अनुस्वार का लिपि चिन्ह है और अह विसर्ग का लिपि चिन्ह है। तो विसर्ग वहाँ होता है, स्थान उसका वहाँ पर होता है। संस्कृत के शब्दों में खूब विसर्ग का प्रयोग होता है, तो एक विसर्ग संधि भी होती है। तो संधि के तीन भेद हो गए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि से तात्पर्य कि निकटवर्ती दो स्वर के मिलने से विकार उत्पन्न होने पर हम उसे स्वर संधि कहते हैं। निकटवर्ती स्वर का मतलब है कि ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये स्वर हमारे हैं, और फिर री। इनमें ही ऐसे के निकटवर्ती वर्ण हुआ आ, और छोटी ई का निकटवर्ती वर्ण हुआ बड़ी ई, यानी कि तुरंत बाद वाला वर्ण। जब ये मिलता है, आपस में ये दोनों मिलते हैं, जैसे ए और आ, एक उदाहरण ले लेते हैं। तो ये दोनों मिलते हैं तो कोई ना कोई नया रूप बनेगा, तो वो स्वर संधि होती है। स्वर संधि के भी उपभेद है 5, और इन उपभेदों को भी हम जानेंगे। स्वर संधि के 5 उपभेदों में सबसे पहला जो भेद है वो है दीर्घ संधि। दीर्घ यानी बड़ा, दीर्घ का मतलब बड़ा। हमने जब वर्णमाला पढ़ना शुरू की थी अपने प्रारंभिक क्लासों में, तब हम स्वरों को इस तरह से पढ़ना शुरू किया था: ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ।
ये हमने सीखते समय इनको छोटा और बड़ा इसलिए किया कि जो छोटा होता है उसको व्याकरण की भाषा में कहते हैं ह्रस्व, और जो बड़ा होता है उसे दीर्घ कहते हैं। ह्रस्व का मतलब है जिसको बोलने में कम समय लगता हो। दीर्घ उसे कहते हैं जिसके बोलने में ह्रस्व से दोगुना समय लगता हो, वो दीर्घ कहलाता है। जैसे ए आ, दोनों में बोलने में जो लगने वाला समय में अंतर है। तो ए ह्रस्व हो गया, आ दीर्घ हो गया। तो दीर्घ संधि में इसी तरह से रूप बदलते हैं कि जब ये इसके चार तरह से ये दीर्घ बनता है। जब एक उदाहरण हम ए का लेंगे, सबसे पहले ए और ए दोनों जब मिलते हैं तब आ बन जाता है। ए और आ जब मिलते हैं तब भी आ बन जाता है, क्योंकि दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं हम। दीर्घ का मतलब है कि दीर्घ बनता है। आ और ए मिलते हैं तब भी आ बनता है। आ और आ मिलता है तब भी आ बनता है। तो इस तरह से इस चार प्रकार से दोनों वर्णों के निकट आने की प्रक्रिया जब पूरी होती है तो वो दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाता है। दीर्घ संधि केवल ए में ही नहीं, ए, ई, उ और री के साथ समान स्वर, ह्रस्व या दीर्घ स्वर का जब संयोग होता है तो दोनों के स्थान पर उसी वर्ण का दीर्घ स्वर हो जाता है। हिंदी में री के उदाहरण बहुत कम हैं, संस्कृत में तो है, पर हिंदी में कम उदाहरण है, क्योंकि हिंदी में दीर्घ री का प्रचलन नहीं है। हमारी वर्णमाला में उसका स्थान भी नहीं है। अब हम उदाहरण से समझें। अस्त प्लस अचल, यहाँ तय में ए है, फिर आगे ए वर्ण स्पष्ट दिख रहा है अचल में, तो इसका शब्द क्या बनेगा? अस्ताचल। ए और ए के जुड़ने से हो गया आ। अगला उदाहरण, छात्र प्लस आवास, ए प्लस आ, ये हो गया आ। चार रूप बताए थे ना कि चार तरह से बन सकते हैं, तो दूसरा हो गया। तीसरा, विद्या प्लस अर्थी, ये हो गया विद्यार्थी। यहां आ और ए दोनों मिले हैं तो भी आ बना है। अब अंतिम उदाहरण लेते हैं। आ और आ के मिलने से भी आ बनता है, जैसे विद्या प्लस आलय, आ प्लस आ, यहां भी आ बना है विद्यालय। तो ये एक वर्ण के चार उदाहरण जो चार प्रकार से दीर्घ बनते हैं हमने समझे। इसी तरह ई के भी उदाहरण एक दो हम देखें। कवि प्लस इंद्र, तो क्या हो गया? कवींद्र। रवि प्लस इंद्र, क्या हो गया? रवींद्र। लेकिन आजकल अगर कोई लड़का अपना नाम रविंद्र लिखता है तो हम उसको व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध नहीं कहेंगे, क्योंकि नाम वो छोटी ई की मात्रा का भी रख सकता है और बड़ी ई की मात्रा का भी रख सकता है, इसके लिए वो स्वतंत्र है। लेकिन बात जब संधि की आती है तो रवि प्लस इंद्र तो रवींद्र होगा, वहाँ रविंद्र नहीं होगा। हम रविंद्रनाथ टैगोर बोलते हैं, जबकि रवींद्रनाथ टैगोर है वो। लिखने में भी कई जगह आपको
छोटी ई वाला रविंद्र ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरह एक उदाहरण हम ऊ का ले लेते हैं। कटु प्लस उक्ति क्या हो गया? कटुक्ति। छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों के मिलने से क्या बन गया? दीर्घ ऊ बड़ा ऊ और कटुक्ति। तो ये समझ में आई ये बात कि जब समान वर्ण या अगला दीर्घ वर्ण और समान वर्ण यानी कि दो लघु वर्ण जिसे ह्रस्व कहेंगे वो जब मिलते हैं तब दीर्घ बनेगा। एक दीर्घ और एक ह्रस्व मिलते हैं तब भी दीर्घ बनेगा। जब दो दीर्घ मिलेंगे तब भी दीर्घ बनेगा। और एक लघु ह्रस्व और एक दीर्घ मिलने पर भी दीर्घ बनेगा। आप किसी भी प्रकार से इनको जोड़ने पर जो परिणाम में जो वर्ण में आएगा वो दीर्घ ही बनेगा। तो इस तरह से एक रूप हमने समझ लिया कि दीर्घ संधि। और अब दीर्घ संधि के बाद में आती है गुण संधि। गुण, इसको सीधा सीधा गणित की गुणा की तरह समझ लें। गुण यानी गुणा, यानी कि गुणा हो जाना। जब ए आ से, ए और आ से छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ अथवा री की संधि होती है तो दोनों की संधि होने पर उसमें या तो ए बन जाएगा या ओ बन जाएगा या अर बन जाएगा। जैसे एक शब्द का उदाहरण लें, देव प्लस इंद्र। नियम क्या कहता है कि ए या आ से छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ या री का संयोग होता है या संधि होती है तो ए ओ या अर बन जाता है। तो देव प्लस इंद्र क्या बन गया? देवेंद्र। या ए बन गया देवेंद्र। छोटी ई का लोप हो गया, ए का लोप हो गया और मात्रा लग गई ए की, देवेंद्र। यानी कि यहाँ ए प्लस छोटी दोनों मिलने में बन गया ए। अब इसी तरह से दूसरा उदाहरण लें हम कि ओ कैसे बनता है, किन किन वर्णों के मिलने से। जैसे पर प्लस उपकार। ये नियम कहता पर में ए है और उपकार में ऊ है। तो ए और ऊ जब मिलते हैं तब क्या बनेगा? ओ बनना चाहिए। तो ये शब्द क्या हो जाएगा? परोपकार। हमारा नियम भी यही कहता है कि ए और ऊ जब मिलते हैं तो ओ बन जाता है। तो ये ओ, इसका उदाहरण सटीक उदाहरण है। अब एक उदाहरण हम अर का भी ले लेते हैं, क्योंकि री से भी एक शब्द बनाते हैं। देव प्लस ऋषि। देव प्लस ऋषि, इसमें कौन कौन से वर्णों का मिलन हो रहा है? देव में ए, व में मिला हुआ ए और ऋषि का री। तो ए के साथ जब री मिलती है तब क्या बन जाता है? अर। अर, इसमें हलंत लगा हुआ र में, अर यानी आधा र है ये। और ये शब्द क्या बनेगा? देवर्षि। क्योंकि र जब आधा होता है तब शिरोरेखा के ऊपर चला जाता है। और ये ऊपर चला जाने का भी एक नियम है कि जिस वर्ण के ये ऊपर होता है उस वर्ण से पहले बोला जाता है। षटकोण के वर्ण के ऊपर ये लगा हुआ है देवर्षि में, तो षटकोण से पहले बोला जाएगा। तो देवर्षि, तो ए और री मिल के क्या बन गए? अर बन गए। अब इसी तरह
आ के उदाहरण देख लेते हैं। आ, क्योंकि ए और आ से ये 4 वर्ण मिलते हैं। ए, ई, उ और री 5 वर्ण मिलते हैं। तब 3 विकार हमारे सामने आते हैं, ए, ओ और अर। जैसे महा, आ, और उदय। महा में आ है और उदय का उ है। इनके दोनों के मिलने से भी क्या बनेगा? ओ। तो क्या हो जाएगा शब्द? महोदय। इसी तरह गंगा प्लस उर्मी, बड़ाऊ। बड़ाऊ का भी एक उदाहरण है उर्मी। तो ये हो गया आ प्लस ऊ, इसका भी क्या बनेगा? ओ। तो ये हो जाएगा गंगोर्मी। गंगोर्मी। इसी तरह से आ के साथ री का एक संयोग हम देखें, राजा प्लस ऋषि। राजा प्लस ऋषि। राजा का आ, जा में जो आ है, और ऋषि का री, ये दोनों मिले तो क्या बना? अर। तो राजर्षि। वो से षटकोण के ऊपर रेफ ऊपर चढ़ गया, जो षटकोण से पहले बोला जाएगा, राजर्षि। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जिस वर्ण के ऊपर आधा रे ऊपर लगता है शिरोरेखा के ऊपर, उस वर्ण से पहले बोला जाता है वो। तो इसलिए आप लोग इसमें सावधानी रखें कि ये कितना कहाँ लगेगा और कहाँ इसका उच्चारण होगा। तो आज हम एक संधि के बारे में और बात कर लेते हैं, वो है वृद्धि संधि। वृद्धि, वृद्धि का मतलब बढ़ना, फैलना, विस्तार होना। विस्तार, विस्तार का मतलब है कि बोलचाल की भाषा में आदमी फैलता है वैसे फैलता नहीं है भाई, मात्राओं का विस्तार होना। क्योंकि मैंने आपको दीर्घ संधि में ए का दीर्घ होना आ, छोटी का दीर्घ बताया था ई, बड़ा छोटा ऊ का दीर्घ बताया था ऊ। ये 3 रूप तक ही चले थे। लेकिन मैंने ए और आई, ओ औ, उनको हर्ष और दीर्घ नहीं बताया, क्योंकि वो है ही नहीं। हर्ष और दीर्घ उनके रूप है ही नहीं। तो इसलिए वो वृद्धि है। एक मात्रा के स्थान पर 2 मात्राएं लग जाना वृद्धि कहलाता है। तो वो वृद्धि में आते हैं, वो हर्ष और दीर्घ के उदाहरण नहीं है। जब ए और आ वर्ण के साथ ए, आई, ओ, औ मिलते हैं, संधि होते हैं, तब उनका रूप बदल के क्या हो जाता है? आई या औ बन जाता है। तो ये हम उदाहरण देखते हैं, देखें इसके। जैसे एक प्लस एक, इसमें कौन कौन से वर्ण मिल रहे हैं? क में मिला हुआ ए और एक का ए। तो अब ये बनेगा क्या? नियम कहता है कि ए और ए मिलने से बनेगा आई। तो ये शब्द क्या बन गया? एकैक। एकैक मात्रा क के ऊपर 2 लगेगी, आई की मात्रा, एकैक। तो ये वृद्धि हो गई ना मात्रा। एक मात्रा एक ही थी, ए था, वर्ण था वहाँ स्वयं खुद, तो उसकी वृद्धि होके मात्रा कितनी बन गई? 2 बन गई। तो ये वृद्धि संधि हो जाना। वृद्धि यानी बढ़ना, फैलना, ज़्यादा होना। अब हमने तो नियम में ये भी कहा है कि ए के साथ आई भी मिलता है तब भी आई बनेगा। जैसे मत प्लस ऐक्य। यहाँ पर मत शब्द में तय में ए मिला हुआ तो ए है, और ऐक्य स्पष्ट दिख रहा है वहाँ आई है। तो ए और आई मिलने पर भी यहाँ आई ही बनेगा। तो यहाँ शब्द क्या बन जाएगा? मतैक्य। जो आई स्वयं वर्ण था वो लोप हो गया और मात्रा रह गई वहाँ पर, और मात्रा भी किसकी होगी? आई की मात्रा होगी। तो मतैक्य शब्द बन गए।
अब हम ए और आ से ओके को उदाहरण देखें। जैसे ए और ओ जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? औ। औ। और उदाहरण देखें, परम ओजस्वी। परम के मैं का ए और ओजस्वी का ओ स्पष्ट दिख रहा है। ए और ओ जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? परमोजस्वी। परमोजस्वी। मौनी मौजस्वी। औ। औ। इसका उच्चारण इस तरह से हुआ, ओ नहीं, औ। औ। मेरे जो ओष्ठों का आकार बदल रहा है औ बोलते समय, उसको देखें कि ऐसे बोलते हैं, परमौजस्वी। परमौजस्वी यानी कि ए और ओ मिला तो क्या बना? औ। यानी एक मात्रा वाला ओ और ए मिला तो क्या बन गया? दो मात्रा वाला औ। औ वो बन गया। अब हम बात करें कि ए के साथ औ मिले तब कैसा बनता? तब भी औ ही बनेगा भाई। जैसे परम औदार्य। परम में मैं के साथ जो लगा हुआ ए और औदार्य में औ, तो दोनों मिले तब परमौदार्य शब्द क्या बनेगा? परमौदार्य। यानी दोनों उदाहरण आ गए, ए के भी आ गए और ओ के भी आ गए और औ के भी आ गए। अब एक दो शब्द और देख लेते हैं। महा। आ मिला हुआ है, ओज। ओ। आ और ओ क्या बनेगा? औ। तो शब्द क्या बन जाएगा? महोज। महोज। इसी तरह महा प्लस औषधि, औषधि, तो शब्द क्या बन जाएगा? महौषधि। महौषधि। अब नियम तो आप खूब पढ़ रहे हैं, नियम के साथ साथ इन नियमों में कुछ अपवाद भी होते हैं, उन अपवादों के भी हम साथ साथ ही बात करते चलेंगे। इसके अंतर्गत कुछ अपवाद है तो वो संधि नहीं, वो मात्र संयोग होते हैं। संयोग का मतलब जुड़ना, चाहे तो उनको आप साथ साथ लिखें, चाहे चाहे साथ साथ न लिखें। जैसे साथ साथ लिखें और न लिखें उनको तो कोई अंतर नहीं पड़ता, वो अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो जैसे दंत और औष्टव्य, औष्ठ मिलके दंतोष्ठ, इसमें औ नहीं हुआ भाई, इसमें औ कभी नहीं हुआ। ए और ओ मिलने पे होना नियम क्या कहता? ओ। बिंबोष्ठ, बिंबौष्ठ नहीं हुआ। अधर औष्ठ, अधरोष्ठ भी नहीं हुआ। खरोष्ठ, खरोष्ठ भी नहीं हुआ। शुद्ध ओदन, शुद्धोदन भी नहीं हुआ। यानी कि यहाँ पर मात्रा बड़ी नहीं, क्योंकि हमारी जो संधि है वो वृद्धि संधि है, और जो वृद्धि संधि में मात्रा की वृद्धि होती है, इसलिए ये कुछ अपवाद है और इन अपवादों को हमने समझा कि ऐसे शब्द आए तो आप पकड़ लें, क्योंकि यहाँ मात्राएं की वृद्धि नहीं हो रही है। तो आज का